हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार 5 नंबर में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले इसका हम फिगर देख लेते हैं। तो फिगर के लिए आप अपने फ़ोन को थोड़ा तिरछा कर लेंगे, मतलब फुल स्क्रीन में कर लेंगे। और इसमें आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम के इन दोनों के बीच की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ये आपका डीएनए द्विकुंडलीय डीएनए संरचना है। तो यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम की इन दोनों के बीच की दूरी होती है, यानी कि 5 डैश और 3 डैश के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और इनके अंदर हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और एडेनिन और थाइमिन का डबल बॉन्ड पाया जाता है और गुआनिन और साइटोसिन का ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और यहाँ पे एक कुंडल की जो लंबाई होती है वो आपकी 64 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन तक की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो 3 से यहाँ से शुरू होगा और वो आकर यहाँ पे 3 पर ही खत्म होगा, और जो 5 से शुरू होगा वो यहाँ पे आके 5 पर ही खत्म होगा। तो यही था आपका चित्र। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लें। अब हम आपको इसकी थ्योरी बता देते हैं कि थ्योरी में क्या दिया हुआ है। तो थ्योरी में दिया हुआ है कि डीएनए सबसे बड़ा जैविक अंग है जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड अणुओं का बना एक बहुलक है, यानी कि डीएनए सबसे बड़ा आपका शरीर का जैविक अंग है जो कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड अणुओं का बना होता है। यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि जो आनुवांशिक आपके लक्षण होते हैं जो कि आपकी पीढ़ी से आपके अंदर आए हुए लक्षण होते हैं, उन्हीं को एक दूसरे से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है, वही डीएनए कहलाता है। इसीलिए इसे आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं, यानी कि ये आनुवांशिक लक्षणों का आदान प्रदान करता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसे आनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में किया था, यानी कि जो डीएनए को खोजा था वो फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में खोजा था, जबकि विलियम्स और फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया कि डीएनए एक द्विकुंडली संरचना है। और विलियम्स और फ्रेडरिक ने ये आपको फिगर दिया था कि डीएनए एक द्विकुंडली संरचना है। ये जो संरचना दी थी ये विलियम्स और फ्रेडरिक ने दी थी। और आगे दिया हुआ है कि बताया था, आगे दिया हुआ है कि डीएनए एक द्विकुंडली संरचना है। आगे दिया हुआ है इसके बाद वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल 1953 में प्रस्तुत किया। ये जो द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया गया था ये 1953 में प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। और आगे दिया हुआ है यह 2 लंबी श्रृंखलाओं का बना द्विकुंडली मॉडल है जो न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों से मिलकर बना है, यानी कि जो ये चित्र है ये द्विकुंडली 2 लंबी श्रृंखलाओं का बना द्विकुंडली मॉडल है जो कि न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों से बनकर मिलकर बना हुआ है। आगे इसमें दिया हुआ है कि इसकी प्रत्येक श्रृंखला को न्यूक्लियोटाइड एक विशेष और जटिल संरचना है जो 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि जो श्रृंखला है न्यूक्लियोटाइड की एक विशेष जटिल श्रृंखला है जो कि 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से होते हैं? पेंटोज शर्करा यानी कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा या कार्बन अणुओं वाली डीऑक्सीराइबोस शर्करा, कार्बन अणुओं वाली डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, उसे पेंटोज शर्करा कहते हैं। फास्फोरिक अम्ल H3PO4, नाइट्रोजनी क्षार, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पेरिडमीन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है, पेरिडमीन में साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अभी थोड़ा सा पार्ट इसका पीछे दिया हुआ है तो उसे भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि डीएनए के एक अणु में डीऑक्सीराइबोस का एक अणु नाइट्रोजनी क्षार के एक अणु से जुड़ा रहता है, यानी कि डीएनए के एक अणु में डीऑक्सीराइबोस का एक अणु और नाइट्रोजनी क्षार के एक अणु से जुड़ा रहता है। डीऑक्सीराइबोस का एक अणु होता है और नाइट्रोजनी क्षार का एक अणु होता है, दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। आगे दिया हुआ है इसे डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, यानी कि इसे डीऑक्सीराइबोस भी कहते हैं। फिर यह फास्फोरिक अम्ल के एक अणु के साथ मिलकर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड बनाता है। फास्फोरिक अम्ल के एक अणु के साथ मिलकर यही डीऑक्सीराइबोस क्या बनाता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और इसमें आगे दिया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड के एक अणु में क्षार का एक अणु हमेशा 17 अणु से जुड़ा रहता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका एक अणु जो होता है क्षार का एक अणु होता है वो 17 अणुओं से मिलकर बना होता है। आगे दिया हुआ है कि डीएनए के दोनों श्रृंखलाओं के क्षार को
के अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि डीएनए के जो दोनों श्रृंखलाओं के क्षारक होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो जैसा कि हमने आपको बताया है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि डीएनए के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। जो बंध होते हैं ये हाइड्रोजन बंध होते हैं। और आगे दिया हुआ है, आगे इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ उसे आप देख लें। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये डीएनए दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती हैं ये एक दूसरे की पूरक होती हैं, अर्थात एक श्रृंखला में फास्फोडाइएस्टर 3 से 5 एक दिशा में तथा दूसरी श्रृंखला में 5 से 3 उल्टी दिशा में होते हैं, यानी कि इन श्रृंखलाओं में एक तरफ 3 से 5 होता है। ये जो 3 से गया है ये 5 तक गया है और ये 5 से गया है 3 तक गया है, उल्टी दिशा में 5 से 3 तक होता है। इसी प्रकार डीएनए एक सीढ़ी की तरह लगता है। डीएनए जो होता है इसी प्रकार एक सीढ़ी की तरह लगता है। आप इसे देख सकते हैं, एक प्रकार की सीढ़ी की तरह लग रहा है। तब हम आपको इसका स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसे तैयार कर लें। तो सबसे पहले आप फ़ोन उल्टा करके ये फिगर का स्क्रीनशॉट कर लें और अब आप डीएनए की जो थ्योरी दी हुई उसका स्क्रीनशॉट करना स्टार्ट करें। और अब आप बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और नीचे जो पार्ट बचा हुआ है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब पीछे दो छोटा सा पार्ट दिया हुआ उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। या फिर इसका चित्र पूछ दिया जाता है या फिर इसकी थोड़ी सी थ्योरी पूछ जाती है। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर किसी में भी ये पूछा जा सकता है। 2 नंबर में पूछेगा तो इसकी संरचना पूछ देगा, ये फिगर बनाना होगा। या फिर 3 नंबर 4 नंबर में पूछेगा तो आपको पूरा लिखना होगा। 5 नंबर में भी पूछेगा तो आपको पूरा लिखना होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।